स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सेकंड लेसन है अपना पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अपन ने कल पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसमें अपन ने दो प्रकार की थ्योरी पढ़ी थी, बिग बैंग सिद्धांत और स्थिर अवस्था संकल्प। ठीक है, उसमें प्राचीन और दो ही प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी थी। प्राचीन विचारधारा में विद्वानों ने बताया था कि पृथ्वी में एक निहारिका के रूप में घूमता हुआ जो बादल था या गैसों का जो पिंड था, उससे इस पृथ्वी का और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन बाद में और फिर उन्होंने कहा था यह स्थिर अवस्था संकल्पना है। ठीक है, अब आधुनिक फिर उसमें कहा कि नहीं, उन्होंने तो पहले प्राचीन विचारधारा में क्या कहा था कि जो विद्वान मानते हैं उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जो हुई है वो एक तारे से हुई है। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में कुछ विद्वानों ने माना कि यह पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है या अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, अपने सौरमंडल में जो उत्पत्ति हुई है ये सौर परिवार की, इसकी एक तारे से नहीं हुई। जैसे ये सूर्य है, इसी प्रकार का एक और अन्य तारा भी था और इनका दोनों को आपस में टकराकर और विखंडन होने से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। यह अपन ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था फिर कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए, जैसे बिग बैंग थ्योरी कल अपन ने पढ़ी थी ना, बिग बैंग थ्योरी कि उसमें पृथ्वी का जैसे इन जो ये आपस में ये ग्रह हैं इनका विकास हो रहा है, लगातार हो रहा है। और कुछ विद्वानों ने माना नहीं, जब इनका जो विकास हुआ था, जैसे इनका उद्भव हुआ था पृथ्वी और अन्य ग्रहों का, वो उसी स्थिति में है। उन्होंने इस स्थिति को क्या कहा था, स्थिर अवस्था संकल्पना की है। जिसमें विकास हुआ था उसी प्रकार से यह स्थिर है। अब विकास नहीं हो रहा। मैंने कल गुब्बारे का उदाहरण दिया था ना कि गुब्बारे पे अपन निशान लगा कर उसमें हवा भरेंगे तो वो दूर दूर जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी इनका विस्तार हो रहा है। अब अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें है तारों का निर्माण किस प्रकार से। कल मैंने तारे और ग्रह आपको बता दिए थे। तारा वो होता है जिसमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है या स्वयं की ऊर्जा से जो प्रकाशित होता है। ग्रह वो होते हैं जो दूसरों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। अब अगला पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास तो आपके आ गया होगा समझ में, मैंने कल समझा दिया था। ये सिद्धांत देकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये बताई थी ना। अब है तारों का निर्माण। इसमें अगला पॉइंट है तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तारों का निर्माण। अब देखो इसी प्रकार से जैसे इन ग्रहों का निर्माण बताया, इसी प्रकार से इसमें अलग अलग देखो। एक बार प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता। कल मैंने बताया था ना कि एक जो ये तारा था आकाश गंगाएं, अनेक आकाश गंगाएं मिलकी वे बताया था ना, उसका भाग अपना सौरमंडल। तो उसमें घूमते हुए वो तारा था, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसमें विखंडन हुआ और अनेक प्रकार के ग्रहों का और पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसे बताया था ना। अब इसमें भी यही दे रखा है कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, वो तारा किससे बना हुआ था, मैंने तुम्हें कल भी बताया था को वो विभिन्न प्रकार की गैसों का एक समूह था और वो गोल गोल भंवर गति से घूमता हुआ नेबुला के आकार में घूमता हुआ, उसमें विस्फोट हुआ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किसी से टकराया और फिर ये ग्रहों का निर्माण हुआ था। अब इसी प्रकार से तारों में है कि देखो इसमें ये बता रखा है घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक त्रण हुआ। एक त्रण का मतलब है
कि यह जो जैसे सूर्य भी एक तारा है, यह विभिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है और वो गैसें हाइड्रोजन, हीलियम जो ज्वलनशील गैसें हैं उनसे बना हुआ था ये तारा। काफी सालों तक यह घूमता रहा और फिर किसी से टकराया और उसमें विस्फोट हुआ और अन्य ग्रहों का निर्माण हो गया ठंडा होने के बाद। ठीक है, यही एक तृण का मतलब है जो विभिन्न प्रकार की गैसों का एक गोला था ना, उसका एक तृण आकाश गंगाओं के विकास का आधार है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ये लेसन समझने का है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि विभिन्न प्रकार की, देखो इसमें देखा है, यही एक तृण आकाश गंगाओं के विकास का आधार है। अब मैंने तुम्हें कल भी बताया था, अपन ने ब्रह्मांड का विस्तार पढ़ा था कि ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं हैं और उस एक आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। कल भी बताया था मैंने, मिल्की वे जिसका एक भाग है अपना मिल्की वे है, उसका एक भाग है अपना सौरमंडल। ठीक है, अब है देखो एक आकाश गंगा असंख्य। अब आकाश गंगा किसे कहते हैं, देखो ये दो शब्द आए हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो आप। आकाश गंगा, आकाश गंगा, ये बार बार शब्द आ रहा है ना, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा किसे कहते हैं, विभिन्न तारों के समूह को। विभिन्न तारा किससे बना है, मैंने अभी बताया तुम्हें कि विभिन्न प्रकार का, देखो यही एक तृण की विभिन्न गैसों का जो एक समूह था उससे तारों का निर्माण हुआ है और उन विभिन्न तारों के समूह से यह आकाश गंगा बनी है। ठीक है, विभिन्न तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ये छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तुमसे कई बार। आकाश गंगा कहते हैं, यह ध्यान रखना है आपको। आकाश गंगा किसे कहते हैं, विभिन्न तारों के समूह। और तारा किससे बना है, विभिन्न गैसों के एक तृण होने से, इकट्ठी होने से जो गैसें घूम रही हैं अपने ब्रह्मांड में, विभिन्न गैसों के एक तृण होने से, इकट्ठी होने से तो तारों का निर्माण हुआ है और विभिन्न तारों के समूह से आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। ये चीज याद रखनी है, तुम्हें समझने की है ये। अगर आप कंफ्यूज हो गए, जैसे समझने से बहुत इजी है, अगर कंफ्यूज हो गए तो ये बहुत हार्ड लगेंगे कि ये क्या आकाश गंगा है, कभी तारा आएगा, कभी आकाश गंगा आएगी, कभी ब्रह्मांड आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न गैसों का समूह है, उससे तो तारे का निर्माण हुआ। ढंग से समझ लो, विभिन्न गैसों का जो समूह है उससे, उनके इकट्ठे होने से तारे का निर्माण हुआ और विभिन्न तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। मतलब काफी सारे तारे मिल जाते हैं तो वो आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। अब आगे है एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। प्रकाश वर्ष में समझा दूंगी अभी आपको, एक बार ये पढ़ ले। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है। संचय का मतलब है कि वो हाइड्रोजन गैस है जो वो इकट्ठी हो जाती है, उसके संचय से आकाश गंगाओं का या तारों का निर्माण होता है, जिसे निहारिका। अब यह गैसों का जो संचय है, जो गैसें इकट्ठी होती हैं जिससे विभिन्न तारों का निर्माण होता है और विभिन्न तारों के समूह से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, इसे क्या कहा गया है, निहारिका। निहारिका। अब निहारिका किसे कहा गया है, विभिन्न गैसों के समूह को हाइड्रोजन आकाश गंगा के निर्माण के। अब ये तुम्हें याद रखना है कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा इनमें तारों में जो निर्माण होता है उसमें कौन सी गैस की पाई जाती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है जिससे कि इन तारों
निर्माण हुआ है, जिसके संचय से, इकट्ठी होने से इन तारों का निर्माण हुआ है और विभिन्न तारों के समूह से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। अब है देखो जिसे निहारिका या नेबुला, नेबुला इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं और हिंदी में निहारिका। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेबुला क्या होता है या निहारिका क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस के जो जमने से विभिन्न आकाश गंगाओं का या तारों का निर्माण हुआ है उसे नेबुला कहते हैं। वो कल भी अपन ने पढ़ा था। यह निहारिका काफी सालों, हजारों सालों तक भंवर गति से घूमती रही थी और फिर इसमें किसी से ये टकराई होगी, या अनुमान है वैज्ञानिकों का कि यह नेबुला किसी से टकराया होगा और इसमें विस्फोट हुआ होगा, और विस्फोट होने से ही विभिन्न प्रकार के जो ये तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं या ये जो ग्रह हैं, इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आकाशगंगा किसे कहते हैं? विभिन्न तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अब तारों का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन गैस के संचय से। संचय मतलब इकट्ठी होने से जो एक बादल नुमा आकृति बनी थी, जिसे क्या कहा गया है? नेबुला या निहारिका कहा गया है। ठीक है, इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड में विशाल एक बादल का निर्माण हो गया, बन गए, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। ये भी तुम्हें याद रखना है। तारों का निर्माण कई बार नीचे होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण माना जाता है। और पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी की आयु अरब वर्ष मानी जाती है। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण बाद में हुआ है, पहले तारों से ही तो इनका निर्माण हुआ है। विभिन्न आकाश गंगाओं का निर्माण विभिन्न तारों के समूह से हुआ है। तो ये तुम्हें याद रखना है ये चीजें, कि कभी ऐसे सोचो कि पृथ्वी पर से तो तारे बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, इनका तो निर्माण बाद में नहीं, पहले तारों का निर्माण हुआ है। तारे पृथ्वी से छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये काफी दूर हैं अपने से। अब यह तारों का निर्माण तुम्हें आ गया होगा समझ में। विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाएं, आकाशगंगाओं का निर्माण किससे हुआ है? विभिन्न तारों के समूह से हुआ है। तारों का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन गैस के संचय से। ये चीज तुम्हें जरूर याद रखनी है। हाइड्रोजन गैस के जो जमने से एक विशाल बादलनुमा आकृति का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहा गया है? नेबुला। नेबुला कहा गया है। ठीक है ना, नेबुला कहा गया है, हिंदी में निहारिका। और उस निहारिका के विखंडन से विभिन्न प्रकार के तारों का निर्माण हुआ है। आ गया समझ में तारों का निर्माण कैसे हुआ है? हाइड्रोजन गैस के संचय से या इकट्ठी होने से जो बादलनुमा आकृति बनी है वो काफी सालों तक भंवर गति से घूमती रही और उसमें विस्फोट हुआ है, तो उनसे तारों का निर्माण हुआ है और विभिन्न प्रकार के तारों से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और समझने का है। इसमें है आगे, अब है प्रकाश वर्ष। अभी मैंने तुम्हें बताया था प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो? ये दे भी रखा है आपके इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष। इसमें देखो स्पष्ट दे रखा है, यह प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरना दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं है, ये दूरी का माप है। दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। ठीक है, जैसे कैसे? अब प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख प्रति वर्ग प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति
सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है प्रकाश। अब जैसे सूर्य है, एक बार पढ़ रही है, मैं समझाने के लिए बता देती हूँ। जैसे सूर्य है अपने से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो उसके प्रकाश को आने में पृथ्वी तक कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय लगता है। वो इसीलिए लगता है कि प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश वर्ष आ गया समझ में? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। अब 1 साल में प्रकाश कितना दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है? 1 वर्ष में, लिख लो आप ये, या तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, यह तुम्हें ध्यान रखना है। यह 9.46 गुणा 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर है। ये लगभग 15 करोड़ ही मान लेते हैं। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 भाग है। ठीक है, अब अगला है, अपन ने ये तारों का निर्माण पढ़ लिया कि तारों का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन गैस के संचय से जो बादल बना उसमें विस्फोट हुआ और विभिन्न तारों का निर्माण हुआ है। और विभिन्न तारों के समूह से, समूह का मतलब है विभिन्न तारे, जो काफी सारे तारे, हजारों लाखों तारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसे एक आकाशगंगा कहा जाता है। अब अगला है ग्रहों का निर्माण। ठीक है, अपन ने पृथ्वी का उद्भव विकास पढ़ लिया। पृथ्वी का उद्भव मतलब पृथ्वी का विकास पढ़ा था अपन ने। अब तारों का निर्माण पढ़ लिया। पृथ्वी का निर्माण पढ़ा था, तारों का निर्माण। अब है ग्रहों का निर्माण, कि विभिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इसमें भी है, इससे जुड़ता हुआ ही है यह, तो इसमें भी यही दे रखा है कि ग्रहों का निर्माण मैंने तुम्हें बताया कि इनके विखंडन से विभिन्न प्रकार के, इसमें एक विस्फोट हुआ। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि इसमें एक विस्फोट हुआ है जिस प्रकार से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये 2 तारे थे, एक नहीं, द्वितारक सिद्धांत कल अपन ने पढ़ा था ना, कि 2 तारे थे और उनके टकराने से इसका निर्माण हुआ है। आप देखो, इसमें ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। अब निहारिका मैंने क्या बताया था? विभिन्न गैसों के समूह का जो बादल बना है उसे क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला। निहारिका अभी बताया था ना मैंने, विभिन्न गैसों के, निहारिका या नेबुला। नेबुला। अब विभिन्न जो गैसों के समूह से, हाइड्रोजन, कौन सी गैस के समूह से? हाइड्रोजन गैस के संचय से या जमने से जो बादल का निर्माण हुआ है उसे निहारिका कहा गया है। गुंथित झुंड है, मतलब ऐसी कई निहारिकाएं थी जिनका झुंड बन गया। इसे गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड आपने पहले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। पृथ्वी की जो परतें हैं उसे, आंतरिक परत को, सबसे आंतरिक परत को क्रोड, मेंटल और भूपर्पट्टी 3 परतों में बांटा है ना। तो क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अब ये कहते हैं, देखो, कि जो ये निहारिका का निर्माण हुआ, इससे जो निहारिका थी, विभिन्न प्रकार के गैसों का जो समूह संचय था, इससे क्रोड जो पृथ्वी का आंतरिक भाग बोलते हैं ना, क्रोड, ये क्रोड भी ऐसे बताते हैं ना कि ये बहुत ही ज्वलनशील गैसों से बहुत ही तप्त अवस्था में है, तरल अवस्था में है, जमा हुआ नहीं है, ये अंदर का भाग तरल अवस्था में है। विभिन्न बहुत ही हाई जो गैसें होती है ना, हाई टेम्परेचर पाया जाता है क्रोड में, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है।
इसमें क्रोड़ में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। ठीक है, तो इन गैसों के विखंडन से घूमती हुई एक तस्त्री निहारिका के रूप में थी। इसके यह किससे बनी हुई थी? विभिन्न प्रकार की गैसों और धूल कण इसके चारों तरफ घूम रहे थे। इससे क्रोड़ का निर्माण हुआ। ग्रह, पृथ्वी भी तो एक ग्रह ही है। जिस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए अपन पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं ये क्रोड़। अब अगला विचार देखो दे रखा है। अगली अवस्था में गैस में बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड़ को ढकने वाला जो पदार्थ, अब अपन ने एक तो क्या पढ़ा, यह निहारिका थी। निहारिका किससे बनी है? हाइड्रोजन गैस के संचय से। और इसके चारों तरफ, जैसे ये समझ लो ये निहारिका है, और इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की, एक तो हाइड्रोजन गैस से पहले निहारिका बनी हुई है तरल अवस्था में, क्योंकि यह ज्वलनशील गैस है, बहुत ही तप्त अवस्था में। इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की और अन्य गैसें वह धूलकण से एक तस्त्री नुमा आकृति बनी हुई थी, वो इसके चारों ओर भंवर गति से घूम रही थी। फिर अब ये घूमती घूमती धीरे धीरे जमने लगी। संघनन का मतलब होता है जमा। धीरे धीरे जो धूलकण थे और विभिन्न प्रकार की जो गैसें थी वो इस निहारिका के चारों तरफ घूम रहे थे, वो जमने लगी। ठीक है, जमने से क्या हुआ देखो इसमें देखा है, क्रोड़ को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ और ये छोटे गोले अणुओं के पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहणों में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहण। ठीक है, छोटे पिंडों की, अब इससे क्या समझे, इसमें ये बताया गया है कि यह निहारिका थी। निहारिका के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसें और धूलकण घूम रहे थे। ये धीरे धीरे इनमें जमाव होने लगा और बड़े बड़े पिंडों के रूप में ये विकसित हो गए। बड़े बड़े ये जम के और बड़े पिंड, पहले तो ये तरल अवस्था में थे, क्रोड़ का निर्माण हुआ था सबसे पहले तो। उसके बाद ये धीरे धीरे जमने लगा और बड़े बड़े पिंड नुमा बन गए। क्योंकि आपने जैसे अपन आगे पढ़े भी गए महाद्वीप और महासागरों का विकास, उसमें मैं बताएंगे कि यह जो महाद्वीप थे ना सारे, यह अब जैसे महाद्वीप दिख रहे हैं अपन को अलग अलग, ये अलग अलग नहीं थे, ये पूरा ही एक जुड़ा हुआ भाग था। तो पृथ्वी का विकास एक दिन में नहीं हुआ, ये ऐसे अलग अलग, फिर बाद में इनमें विस्तार होता गया और ये अलग अलग होते गए। आ गए समझ में कि ये धीरे धीरे जमने लगे और एक पिंड नुमा आकृति में बन गए, ठोस। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणों के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बन गए। सहवर्धित का मतलब है कि इनमें कुछ ऐसी क्रिया हुई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कि यह एक की बजाय अनेक पिंड बन गए, इनके छोटे और बड़े पिंडों में। ठीक है, अब अपन ने ये तीन चीजें पढ़ी हैं इसमें। कल अपन ने पढ़ा था पृथ्वी का विकास या उद्भव, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ा था, दोनों ये पढ़े थे अपन ने। पृथ्वी की उत्पत्ति में द्वैतारक सिद्धांत दिया है, कोई मानते हैं एक ही तारे से इसकी उत्पत्ति हुई है, कोई मानते हैं दो तारों के टकराने से हुई। इसी प्रकार ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा था, और स्थिर अवस्था संकल्पना सिद्धांत। अब आज अपन ने पढ़ा है तारों का निर्माण। तारों का निर्माण विभिन्न प्रकार की हाइड्रोजन गैस के संघनन से तारों का निर्माण होता है। विभिन्न तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। और यह जो तारे हैं, यह जो तारा है, यह इससे जो है निहारिका घूम रही थी, इसी से क्रोड़ का निर्माण हुआ है। क्रोड़ का मतलब है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है तप्त अवस्था में है, और उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसें और धूलकण घूम रहे थे। धीरे धीरे वो बल के कारण और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो जम गए और एक बड़े पिंड का निर्माण हुआ, या अपन कह सकते हैं ग्रहों का निर्माण हो गया। अब आगे अपन कल पढ़ेंगे इसमें सौरमंडल। ठीक है, आज इतना ही, इसको ढंग से समझ लेना।